क्वाड्रेटिक फॉर्म और बाइलिनियर फॉर्म के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने केवल बाइलिनियर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक बाइलिनियर फॉर्म, यानी कि ऐसी बाइलिनियर फॉर्म जो क्वाड्रेटिक कंडीशन को फुलफिल करती हो। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि वो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी। तो पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक। जनरली हम क्वाड्रेटिक का मतलब क्या समझते हैं? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी पावर 2 हो, या जिस टर्म की पावर 2 हो, या जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 हो, ऐसा जो एक्सप्रेशन कहलाता है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा ये मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो क्या है? आप पॉलिनोमियल इन 1 और 2 और n वेरिएबल हैविंग ऑल द टर्म्स ऑफ इक्वल डिग्री इज कॉल्ड द फॉर्म और क्वांटिक फॉर्म। यदि मेरे पास कोई ऐसी टर्म पॉलिनोमियल हो जिसमें हमारे पास हर टर्म की डिग्री समान हो, तो ऐसी कंडीशन में वो क्वांटिक फॉर्म कहलाते हैं। लेकिन अगर वो डिग्री 2 है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाएगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बताओ इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म है? बताइए। पहला क्वाड्रेटिक फॉर्म है, सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, थर्ड है, या डी वाला है? देखें इसको, देखें इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3, इसकी पावर 1, यानी कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये हमारे पास इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। पॉइंट क्लियर? यस कि नो? यस सर। यस सर। ओके। यस अब सर। बात करते हैं बाइलिनियर फॉर्म किसे कहते हैं। बाइलिनियर फॉर्म के बारे में पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम जो हमारे पास जो बाइलिनियर फॉर्म होगी उन द बिहाफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म की कंसर्न में इसको हम लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? अब पॉलिनोमियल a of x y in variable x and y is called a bilinear form if a of x y equal to summation I equal to 1 to n j equal to 1 to n a I x a I j x I y j। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉर्म है जहां पर ए आई जे हमारे पास स्केलर को शो करते हैं या एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारे पास है डिग्री 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास हर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। एक्स की पावर कितनी है? 1 है। वाई की पावर कितनी है? 1 है। लेकिन ओवरऑल डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये मेरे पास एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाएगी। अगर इसी बाइलिनियर फॉर्म में अगर मान लो मेरे पास अगर x के अंदर m वेरिएबल होते और n के अंदर y वेरिएबल होते, y के अंदर, और या हम ऐसा बोले कि अगर उसी के अंदर अगर हमारे पास m और n, यानी कि हमारे पास जो डायमेंशन जो है दोनों वेरिएबल की अगर समान हो और दूसरी कंडीशन में xi इक्वल टू yj हो, तो वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके। If in a form coefficient variable both are necessarily real, then it is called the real form। अगर हमारे पास सारे के सारे वेरिएबल है उसके अंदर रियल है, तो ऐसी कंडीशन में क्वाड्रेटिक रियल फॉर्म कहलाएगी। बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब ही रियल होता है। तब तक उसमें हम हर्मिशियन हर्मिशियन मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं कर देते, तब तक उसके हम वहां पर कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं कहते, जिसका दूसरा नाम होगा हर्मिशियन। ओके, वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि हर्मिशियन का मतलब क्या है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज अ बाइलिनियर फॉर्म। इट इज ट्रू। क्या इसे हम बाइलिनियर फॉर्म कह सकते हैं? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। 2xyz plus yzt is a form but neither a quadratic form or nor bilinear form। क्या ये सही है? भाई क्वाड्रेटिक तो हो नहीं सकता क्योंकि पावर 3 चल रही है। अब हाँ, सवाल ये, पावर 3। यस सर। हाँ तो ये क्या ये यस सर। बाइलिनियर होगा? क्या ये बाइलिनियर यस होगा? सर। 3 3। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा यस हुआ सर। है सर। नॉर बाइलिनियर फॉर्म। बता सकते हैं क्यों? बता सकते हैं बाइलिनियर फॉर्म मैंने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? आप बेसिकली अगर ध्यान से देखो इसके अंदर कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर? 3। 3 की 4? चार। 4 4 वेरिएबल 4। दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट दिस इज नॉट द बाइलिनियर फॉर्म।
या तो 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो, या 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो, या 4 वेरिएबल इन्वॉल्व हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है कि हर टर्म के अंदर ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2, इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 2। अब इधर देखो, इधर कितने 3 वेरिएबल आ रहे हैं, 3 वेरिएबल। यहाँ पर हमारे पास क्या डायमेंशन चेंज होते जा रहा है, तो इसलिए हमने बोला हुआ है कि ये हमारा बाइलिनियर फॉर्म नहीं है। ओके यस सर। ओके। अब नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑफ ए बाइलिनियर फॉर्म। हम बाइलिनियर फॉर्म में मैट्रिक्स किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ द आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर मेरे पास एक बाइलिनियर फॉर्म में ए ऑफ एक्स वाई जो कि समेशन आई आई जे एक्स आई वाई जे को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो इस प्रकार से लिखी जाएगी, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, ठीक है। जिसको अब हम यहाँ पर स्पेशली एक्स ट्रांसपोज ए एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया एक्स, ये हमारे पास एक्स डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरे पास वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अब हम जब भी अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की या बाइलिनियर फॉर्म की अगर बात करेंगे, तो हमारे दिमाग में केवल यही चीज आना चाहिए, यही मैट्रिक्स बाइलिनियर फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक हो जाएगी यदि इसी y की जगह मेरे पास x आ जाए। क्या हो जाए, इसी y की जगह मेरे पास अगर x एग्जिस्ट करता हो, राइट, इस तरीके से। यार A is called the matrix of the bilinear form A of x y this। रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, तो रैंक की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी बाइलिनियर फॉर्म की, जब भी किसी भी बाइलिनियर फॉर्म की अगर रैंक बोली जाएगी तो उसमें जो हमारा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है वो उसकी जो रैंक होगी वो बाइलिनियर फॉर्म की रैंक के बराबर कही जाएगी। ओके, टाइप्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, हमने पिछली बार भी आपको बाइलिनियर फॉर्म के टाइप्स बताए थे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म, लेकिन वहां पर हमारा जो बाइलिनियर फॉर्म का जो टाइप था वो हमारे पास अल्फा और बीटा की फॉर्म में था। क्या था, अल्फा और बीटा की फॉर्म में, जिसमें मैंने बताया था कि अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा, अगर मेरे पास अगर एफ ऑफ बीटा अल्फा होता है तो वो हमारे पास सिमेट्रिक कहलाता है। करेक्ट, यस सर। लेकिन अभी हम जो भी हम फोकस कर रहे हैं वो मैट्रिक्स पे फोकस कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी बाइलिनियर फॉर्म ए ऑफ एक्स वाई है जिसमें कोई मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट करती है, तो वो बाइलिनियर फॉर्म हमारी सिमेट्रिक कहलाएगी यदि हमारी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। दूसरी होती है अल्टरनेटिव बाइलिनियर फॉर्म। अल्टरनेटिव का दूसरा नाम यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म भी कहते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म किसे बोल रहे हैं, जिसमें ए डैश इक्वल टू माइनस ए के बराबर हमें मिलेगा। नेक्स्ट, हर्मिशियन बाइलिनियर फॉर्म। हर्मिशियन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हम उसको ए स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ए स्टार का मतलब क्या होता है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अगर हमारे पास अगर ए स्टार अगर हमें ए के बराबर मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि ऐसी कंडीशन में जो हमारी बाइलिनियर फॉर्म जो है वो हर्मिशियन बाइलिनियर फॉर्म कहलाएगी। इसी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट आता है स्क्यू हर्मिशियन बाइलिनियर फॉर्म। स्क्यू हर्मिशियन बाइलिनियर फॉर्म में क्या होगा, बस ए स्टार की वैल्यू मेरे पास माइनस ए के बराबर मुझे मिल जाएगी। पॉइंट क्लियर, यस सर। ठीक। यस सर। मैट्रिक्स ऑफ सर क्वाड्रेटिक, हाँ जी, सर सर जी लास्ट वाली स्लाइड दिखाइए ना प्लीज, उसके जस्ट पहले वाली। ठीक है। अब हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म में अब हमारे पास जो कभी कभी हमारे पास ए ऑफ एक्स वाई लिख देते हैं, कभी कभी उसको हम क्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे प्रेजेंट कर देते हैं, क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। be a quadratic form in n variable x equal to x1 x2 an then q can be expressed in the following form। तो हम यहाँ पर इसको एक सिमेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x ट्रांसपोज b बाय। अब b का मतलब यहाँ पर क्या है, b11 b12 bn, और लेकिन यहाँ पर bij का मतलब होता है दिस इज 1/2 ऑफ aij प्लस aj। कहने का मतलब ये हो कि मान लो हमारे पास कोई पोजीशन अब मेरे पास अगर 12 पर है तो वही पोजीशन मेरे पास क्या होगी, आपकी 21 पे भी होगी। यानी कि मेरे पास अगर 12 की पोजीशन पे अगर मेरे पास लिखा हुआ है 4, तो 4 का हाफ करेंगे तो हमारे पास 21 पे भी आएगा। तो ऐसा जो मेरे पास फॉर्मेट आता है वो हमारे पास बेसिकली सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म की कैटेगरी में कहा जाता है। is a symmetric matrix, then this matrix B is called the matrix of the quadratic form Q। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म। नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या जानते हैं हम जनरली,
नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या आते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। नॉट इक्वल टू। सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यदि हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर जो मैट्रिक्स हमें स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिल रही है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर। अदरवाइज अगर वो इक्वल टू 0 है तो वो हमारा कहलाएगा सिंगुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म। डेफिनेशन क्लियर? अब मैं यहाँ पे कुछ Yes, आपको sir. क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म। आपको सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर हमें ये लिखना है। तो अब देखो कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है उसमें कितने वेरिएबल हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरे पास? 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, x1 x2 और x3। क्लियर? हाँ सर। तो यहाँ पर मेरे पास जो x जो होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा? दिस इज अ x1 x2 और x3। क्या कहलाएगा? x1 x2 x3। और इसी को हम यहाँ पर ट्रांसपोज की फॉर्म में कुछ ऐसा लिख देते हैं, दिस इज योर x1 x2 और x3 का ट्रांसपोज। राइट? ठीक है। अब हमारे पास क्या है? हमने यहाँ पे क्यों ले ली x1 x2 x3 और कॉलम में भी हमने ले ली x1 x2 x3। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो भी डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर होते हैं। यानी कि अगर x1 स्क्वायर लिखा है इसका मतलब है कि A11 की पोजीशन को शो करेगा। मेरे पास A22 यहाँ पर नहीं दिया यानी कि वो 0 माना जाएगा, और A33 पे दिया हुआ है मुझे 1 यानी कि A33 की पोजीशन मानी जाएगी 1। इसके अलावा 12 पे आप देखेंगे 12 हो या मेरे पास 21 हो, इसका हमेशा करेंगे अब आधा, यानी कि 12 पे मिलेगा -3 और 21 पे भी मिलेगा -3। तो ऐसी कंडीशन में 12 और 21 जो होगा -3 माइनस की कहलाएगा। लेकिन अगर A13 की बात करेंगे यानी कि x1 x3 की बात करेंगे तो वो हमारे पास है 0। इसी प्रकार अगर हम x23 की बात करेंगे तो वो भी मेरे पास है 0। कुछ इस प्रकार से। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी हम सिमेट्री की बात करते हैं देखो ये वाला एलिमेंट सेम है, इसी प्रकार ये वाला एलिमेंट सेम है, और इसी प्रकार ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट भी सेम है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास फॉर्म निकल के आते हैं इसको बोलते हैं हम x ट्रांसपोज AX, एंड दिस इज कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक बाइलिनियर फॉर्म और सिंपली कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्म। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1? यस सर। यस ठीक है। सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। थोड़ी हमने मैट्रिक्स को एक्सपांड कर दिया। अब मेरे पास में कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिलने जा रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन सवाल उठता ये है कि क्या ऐसी कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म हो सकती है जो कि स्क्वायर नहीं हो? इट इज पॉसिबल। जवाब दीजिए, क्या ये पॉसिबल है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसी हो जो स्क्वायर ना हो? ट्राई करें। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? यस सर। हमेशा ध्यान रखिए जो भी हमारे पास सिमेट्रिक, ऊपर शब्द क्या लिखा हुआ है? सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले होना क्या जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हम सिमेट्रिसिटी निकाल सकते हैं, अदरवाइज सिमेट्रिसिटी निकलेगी नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए हर सर इसके लिए तो नहीं बना पाएंगे ना। क्या x2 क्यूब है तो इसका कैसे बनाएंगे? अभी बता रहे हैं, फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है। एक्स क्यू नहीं होगा, बड़ा स्क्वायर होगा, वो टाइप गलत हुआ है। वो ये एक्स क्यू होगा और ये स्क्वायर होगा, ऐसे करके होगा ये। ठीक है, राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमेशा जो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी वो हमेशा सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक के होने के साथ साथ वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स में होना जरूरी है। तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 वेरिएबल x1 x2 x3। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसकी मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगी? इस प्रकार से होगी। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो अब अगर मैं इसकी मैट्रिक्स अगर बनाना चाहूँ, अगर मैं बना तो पहली पोजीशन क्या होगी मेरे पास? 1। दूसरी पोजीशन क्या होगी मेरे पास? -3/2 होगी, है ना? यस सर। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? 13। तो 13 मेरे पास दिखाई दे रहा है यहाँ पर नहीं, तो क्या माना जाएगा? 0।
नेक्स्ट मेरे पास आता है 14, तो 14 का मेरे पास होगा हाफ यानी कि 1। 1 फिर कितना आएगा मेरे पास 21, तो 21 मतलब क्या हुआ, इसका हाफ यानी कि -3/2। ठीक है, ये पोजीशन क्या है मेरे पास A22, तो A22 पे कितना है -2। ठीक है, अब ये मेरे पास नेक्स्ट पोजीशन क्या है 23, तो 23 दिखाई दे रहा है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 2। नेक्स्ट पोजीशन क्या है 24, तो 24 दिखाई दे रहा है क्या मुझे यहाँ पर, नहीं दिखाई दे रहा, तो 0। नेक्स्ट मेरे पास 31, 31 कौन है मेरे पास, नहीं है, तो 0। 32 कौन है मेरे पास, 4 है यानी कि 2। 2 33 कितना मेरे पास है यहाँ पर, -5। 34 कितना मेरे पास है यहाँ पर, 34 मतलब -5/2, इसका आधा। ओके, 41 कितना मेरे पास है, यानी कि 2 यानी कि हाफ यानी कि 1। 42 कितना मेरे पास है यहाँ पर, 42 है यहाँ पर, नहीं है। 24 है यहाँ पर, नहीं है। उसके बाद अपने पास क्या है, अपने पास दिस इज 43। 43 कितना -5/2, और ये कितना हो गया -4। इस प्रकार से जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास लिखी जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या हो गया, दिस इज अ सिमेट्रिक फॉर्म है, और ये हमारे पास सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म कहलाएगी। अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे पास कोई बाइलिनियर फॉर्म ऐसी हो सिमेट्रिक नहीं हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है, कोई मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हो और वो सिमेट्रिक ना हो, बताइए। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो फिर सिमेट्रिक नहीं होती। हाँ, क्वाड्रेटिक बाइलिनियर फॉर्म सिमेट्रिक ही होगी या सिमेट्रिक के अलावा कुछ और हो सकती है, रिप्लाई सर फास्ट। सिमेट्रिक ही होगी। सिमेट्रिक ही होगी, ठीक है। अगर वो यस सिमेट्रिक नहीं भी बोल रहा है तब भी वो सिमेट्रिक ही होगी वो, क्योंकि अदरवाइज फिर हम उसका वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे जिस प्रकार से हम यहाँ पर हाफ करके निकालते हैं, ठीक है। अब मेरे पास राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स, यानी कि अब हम मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म बना रहे हैं, तो मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म निकाल रहे हैं, तो 3/3 की मैट्रिक्स है, यानी कि x1 x2 x3 इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अगर x1 x2 x3 इन्वॉल्व होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जितने भी डायगोनल के एलिमेंट ये क्या दे देंगे, दिस इज x1 स्क्वायर, दिस इज x2 स्क्वायर, दिस इज x3 स्क्वायर, ये क्या दे देगा मेरे पास x1 2 यानी कि 6, ये क्या दे देगा मुझे x1 3 यानी कि 8, ये क्या दे देगा मुझे यहाँ पर, दिस इज -2 यानी कि x23 यानी कि -4 x22 23, इस तरीके से। पॉइंट क्लियर। तो कुछ हमें कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिल जाएगी, -x1 स्क्वायर -2x2 स्क्वायर, ये -2x2 स्क्वायर यहाँ पर, दिस इज -x2 स्क्वायर प्लस 5x3 स्क्वायर 6x1 x2 प्लस 8x1 x3 -4x2 x3। क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्म, इस पे बेस आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसको ध्यान समझिएगा। अगर Q मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है जिसकी डायमेंशन मेरे पास n दी हुई है जो कि फील्ड ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है, और A और B मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो कि Q के हैं और जो कि ऑर्थोगोनल बेसिस है। ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब क्या होता है, कोई दो बेसिस ऑर्थोगोनल कब कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताई थी ना मैंने, A into A dash equal to I. If C is a matrix of that linear transform which map from E1 to En and F1 to Fn, then the B equal to C into A C dash, where C dash is the transpose of C. Moreover, determinant of B equal to mod of C square into determinant of A. ये एक आपका स्टेटमेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर C क्या है, C क्या कहलाता है हमारे पास, इट्स कॉल्ड द कैनोनिकल फॉर्म। ये क्या होता है, एक कैनोनिकल फॉर्म होती है हमारे पास। अभी हमने क्या देखा था कि हमारे पास अभी हमने ये सीखा नहीं है किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करते हैं, और कैनोनिकल फॉर्म का मीनिंग क्या होता था कि हमारे पास डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है, ओके।
दूसरी हमारे पास थ्योरम है, रैंक ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म रिमेन्स इनवेरिएंट फ्रॉम एनी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एनी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मीनिंग समझ लीजिए, क्या कहने का मतलब क्या है। अभी हमने देखा कि जो भी मेरे पास मैट्रिक्स थी वो कैसे लिख रहा था मैं, ए इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, ऐसा लिख रहे थे हम, ऐसा लिख रहे थे। अगर हम इस मैट्रिक्स को अगर हम किसी दूसरे वेरिएबल, अभी हमारा कौन सा वेरिएबल चल रहा है, एक्स, अगर इस वेरिएबल को अगर एक्स को अगर हम किसी दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं बी बाय, अब आपके मन में सवाल होगा बी क्या है, तो बी को ही यहाँ पर बोल रहे हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं, इनवर्टेबल मैट्रिक्स। और ये मेरे पास वेरिएबल y हो गया जो कि हमारे पास है। जैसे हम इस x इक्वल टू बी वाई को इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो टर्म हमारे पास कन्वर्ट होकर आती है उसको बोलते हैं हम इनवेरिएंट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इनटू कैनोनिकल फॉर्म, किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने एक वर्किंग रूल आपका बनाया हुआ, उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको मैट्रिक्स ए निकालनी है क्वाड्रेटिक फॉर्म से, जो कि हमारे पास होगी एक्स ट्रांसपोज ए एक्स की फॉर्म। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू आई डैश ए आई का एक लॉजिक लगाएंगे जिसमें आई डैश जो है कॉलम के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और आई जो है रो के कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब पहला वाला जो है रो है, दूसरा वाला कॉलम है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे आई डैश पर और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे आई पर, और इस प्रकार से लगाएंगे कि लगाने के बाद हमारे पास जो ए वाला पोर्शन जो है वो डायगोनल में कन्वर्ट हो जाए और जो आई डैश ए आई जो है वो बी डैश ए बी में कन्वर्ट हो जाए। और इसी बी को ध्यान से सुनिएगा, इसी बी को यहाँ पे बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब जैसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हम एक लीनियर एक इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं एक्स इक्वल टू बी बाय, और इसको उठा के रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। और जैसे हम 1 में रखते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स की जगह बी बाय का अगर ट्रांसपोज निकालूंगा क्या मिलेगा, बाय डैश बी डैश। अब बी डैश ए बी को एक साथ रखूंगा, बाय डैश को अलग और वाई को अलग कर दूंगा। ठीक है, अब बी डैश ए बी जो है वो कहां से मिलेगा, मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी, इस डायगोनल की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगा। और ये जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा मेरे पास, जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा, इसी को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। बात समझ में आई? यस सर। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब आपके सामने एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें बोला गया ट्रांसफॉर्म द क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एक्स 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 ट्रांसपोज ए एक्स इन कैनोनिकल फॉर्म। तो अब हमारे पास क्या है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की है। तो हम क्या करेंगे, 3x3 यहाँ पर a इक्वल टू लिख देंगे I3 इंटू a इंटू I3। बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तीन सभी की हमने वैल्यू रख दी। अब हमारा काम क्या है कि इसको हमें डायगोनल में कन्वर्ट करना है और डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट को जीरो बनाना है। मतलब कि हमें एक प्रकार से नॉर्मल फॉर्म बनानी, क्या बनानी है, नॉर्मल फॉर्म बना लिया। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में हमें डायगोनल के एलिमेंट 1 रखने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं रखना, हमारे पास कोई भी 1 के अलावा भी एलिमेंट आ सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर इस 1 की हेल्प से इन -2 और +4 को जीरो बनाएंगे, तो अभी हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हम केवल इस वाले पोर्शन पे लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम कॉलम ऑपरेशन की बात करेंगे, यानी कि हम इसी 1 की हेल्प से अगर मैं इस -2 को और +4 को जीरो बनाऊंगा तो उस कंडीशन में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा इस वाले के ऊपर। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर -2 यानी कि अगर मुझे इस -2 और इस +4 को अगर मुझे जीरो बनाना तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 के लिए R2 + 2R1, R3 के लिए क्या लगेगा, R3 - 4R1। सही है ना? तो जैसे हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, दिस इज 1 - 2 4 0 -2 +8 0 8 -2। और सेम ऑपरेशन हमने यहाँ लगाया तो 1 में हमने -2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया 2 के साथ, और ये मेरे पास 4 के साथ शिफ्ट हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 1 की हेल्प से मैं -2 को
और 4 को 0 बनाना चाहता हूं, तो ऑपरेशन क्या लगेगा C2 के लिए? C2 प्लस 2C1, और C3 के लिए क्या लगेगा? C3 माइनस 4C1। C3 माइनस 4 ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू कुछ इस प्रकार से। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट का टारगेट क्या है? मुझे अब इस वाले से मुझे अब 0 बनाना है, तो इस वाले से अगर मुझे 0 बनाना है तो क्या होगा? इसको मैं इससे 0 बनाऊंगा तो क्या होगा? ऑपरेशन क्या लगेगा? R3 के लिए R3 प्लस 4R2। ठीक है, तो मैंने ये लगाया तो मुझे क्या मिलेगा? बेटा डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है आपके पास, आपके माइक से? अब इसी -2 से मैं इस 8 को 0 बनाऊंगा, क्या मिलेगा मुझे? C3 के लिए C3 प्लस 4C2, कुछ इस प्रकार से। तो अब हम देख रहे हैं कि ये मेरे पास पूरा का पूरा जो टर्म जो है, ये वाला पोर्शन जो है आपका डायगोनल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बन गया मेरे पास इस कॉल्ड द बी डैश, और ये मेरे पास ए है, और ये मेरे पास है बी डैश टी। तो इस मैट्रिक्स ए के लिए ध्यान से सुनिएगा, इस मैट्रिक्स ए के लिए जो बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट कहलाता है ये। क्लियर? तो मेरे पास डायगोनल ऑफ 1 - 2 9 इक्वल टू मिल गया बी डैश ए बी। राइट नाउ हम यहाँ पर इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन लेने, ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए हमें ये इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे? Q इक्वल टू एक्स डैश ए बाय ए एक्स। सेम हमने यहाँ पर ट्रांसपोज कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद डायगोनल लिखा, और डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट क्या है? वाई के एलिमेंट क्या माने जाएंगे? y1 y2 y3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? y1 स्क्वायर माइनस 2 y2 स्क्वायर प्लस 9 y3 स्क्वायर। Now this particular form is known as the canonical form of the given quadratic form. क्वेश्चन आपके सामने है, द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द क्वाड्रेटिक फॉर्म 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 4yz ओवर द फील्ड Q और रैशनल नंबर इज। कौन सा ऑप्शन होगा? ये एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया है। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इक्वल टू x1 स्क्वायर 6x1 x2 माइनस 10x1 x3 प्लस 4x3 स्क्वायर, इसकी रैंक क्या होगी? तो पहले निकालेंगे इसकी मैट्रिक्स। क्या निकालेंगे? पहले इसकी मैट्रिक्स निकालेंगे, तो मेरी मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी? 1 3 -5 3 3 4 माइनस 0 5, -5 फिर 3 इसके बाद 4 3, 0 -5 0 0 ये कितना आएगा अपना x3? 0 माइनस ये 0 है सर, -5 0 0 माइनस 5 0 4 0 4 4 x3 x3 स्क्वायर है ना। बस आप इसकी रैंक निकाल लीजिए, दे रहा हूं मैं। सर रैंक 3 आ रही है। हाँ वही तो बोला, रैंक 3 आ रही है, कैसे पता नहीं, कैसे बता रही है आप? डिटरमिनेंट से नॉट इक्वल 0 आ रहा है। तो रिटर्न में नॉट इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली रैंक 3 होगी फिर तो। हाँ यस सर 3। आप कैसे बोलो बेटा रैंक 2? सर उसमें ऑपरेशन लगा करके 0 नहीं बना सकते? अब बनाइए, सेकंड बिल्कुल और आप थर्ड बिल्कुल बनाइए, तब भी आपकी रैंक 3 से कम नहीं आएगी। बनाइए 0 आप। आपका एक ना एक एलिमेंट बच जाएगा उसके अंदर, जो आपका रो को पूरी एंटायर रो को 0 नहीं बनाएगा। ठीक है, यस सर। आंसर 3 मतलब कि सी, रैंक 3 अपने पास आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म A ऑफ XX इक्वल टू X ट्रांसपोज इन विच मैट्रिक्स A इज। इनमें से कौन सी कैनोनिकल फॉर्म होगी इसकी? निकालिए कैनोनिकल फॉर्म, इसमें कौन सी आएगी?
गेट 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये। AB is a diagonal matrix. हमें B की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर कि B हमारे पास क्या आ रहा है। जो अपना B डैश AB वाला पोर्शन था ना, जो B वाला पोर्शन क्या आ रहा है। ठीक है, नलिटी ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, हमें इसकी नलिटी निकालनी है इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म की। अगर मुझे रैंक पता होगी तो नलिटी निकाल सकता हूं मैं, यस है ना। यस सर। तो रैंक निकाल लेंगे फिर इसकी हम इसके निकालेंगे, तो वैसे इसका आंसर जो आ रहा है 1 आ रहा है। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 6x x1 x2 प्लस x3 स्क्वायर। हमें इसकी पता लगाना है कि नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है कि नॉट ए बाइलिनियर फॉर्म है। तो विद द क्वाड्रेटिक फॉर्म भी है लेकिन बाइलिनियर फॉर्म भी है ये साथ में, तो इसका आंसर जो है वो नॉन सिंगुलर है, राइट। एक अपना एक क्वेश्चन आया हुआ है, कहते हैं अभी अपने थ्योरम के अंदर की फॉर्म में भी पढ़ा कि भाई ये थ्योरम हमने अभी जस्ट अभी पढ़ी, थ्योरम 2 थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 1। सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका परफेक्ट है। मॉड ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट सी स्क्वायर इनटू ए। ठीक है, देन इसके बाद सर, हमारे थोड़ा पहले वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए, 36। इसमें नॉन सिंगुलर है ना सर हाँ नॉन आंसर? सर इसका आंसर नॉन सिंगुलर आ रहा है, सर सिंगुलर आ रहा है। सिंगुलर आ रहा है, यस सर, मतलब डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। जीरो है। नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं सर। ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालना है इसकी, जैसे भी रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया उसी प्रकार से इसका हमें क्वाड्रेटिक कैनोनिकल फॉर्म निकालना है, राइट। देन इसके बाद इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद है CSI नेट 2011 में आया था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी कि पहले इसकी मैट्रिक्स निकालेंगे, मैट्रिक्स निकालने के बाद हम इसके निकालेंगे आइगन वैल्यू। अब इनमें से कौन सी हमारे पास आइगन वैल्यू होगी, तो आप निकाल के बताओ इसकी आइगन वैल्यू क्या आ रही है इसकी। 35। 35, परफेक्ट, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट ए इक्वल टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से आंसर इसके सही है। डायगोनल मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए इज बी, द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट P डैश ए P इक्वल टू बी। ठीक है, नोटेशन चेंज कर दिए यहाँ पर, इस P इक्वल टू दिस एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B, नाइदर A नॉर B इज ट्रू। अब यहाँ पे हमारे पास वही कॉन्ग्रुएंट वाला शब्द अपने पास आया ना, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। तो कॉन्ग्रुएंट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो देखो डेफिनेशन कुछ क्या होती है। अगर ए और बी मेरे पास को भी दो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है जिसके ऑर्डर n into n है, तो B is said to be congruent to A if there exists an invertible matrix P such that B equal to P dash AP, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है, तो जो हम वहां पर निकालेंगे अपने पास, तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर मेरे पास आ रही है तो वैसे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 होना चाहिए क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है, राइट। और दूसरा ये है कि मेरे पास अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट P डैश इक्वल टू P है, इसमें निकाल के देखेंगे आपके पास ये ऑप्शन निकल के आएंगे, यानी कि इसके ऑप्शन बी भी होगा और इसका ऑप्शन ए भी होगा, दोनों इसके ऑप्शन है, राइट। यस सर। क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास इसके आ रहे हैं, ठीक। सर 138 वाला क्वेश्चन बताइए ना। 138। मैट्रिक्स बनानी है। 138। यस सर। क्या स्क्रीनशॉट खींच रहे हो क्या? सर क्वेश्चन बना करके देखने के लिए तो लेना पड़ेगा। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल में ये 140 ये अपना एक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट डेफिनेट पॉजिटिव किस प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर बेस्ड आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए आपने इतना होते हैं, राइट।